हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष आसटकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद निधि। इस वीक हम लोग लेकर आए हैं लास्ट वीक में हुई कुछ समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स। देखते हैं क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में। भारत इंडोनेशिया पाँचवीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित। हाल ही में 5 नवंबर 2020 को भारत इंडोनेशिया के मध्य कोयले के आयात निर्यात पर पाँचवें संयुक्त कार्य समूह की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। ज्ञात हो कि इंडोनेशिया विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है एवं कुल वैश्विक निर्यात का इसका योगदान 40% है। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार वाला देश है। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार वाला देश है, किंतु यहाँ जो कोयला उत्पादित होता है उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है वो कम होती है। वो पीट प्रकार का कोयला होता है। बट कोयले, उच्च कोटि के कोयले के लिए भारत आज भी आयात पर निर्भर करता है। इसलिए यह बैठक आयोजित की गई है ताकि इंडोनेशिया से कोयले का आयात किया जा सके। इंडोनेशिया संबंध में देखते हैं। आइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देश क्योंकि एक द्वीपीय देश है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है एवं इसमें लगभग 17,000 द्वीप समूह उपस्थित है एवं यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भी है एवं विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ निवास करती है, या विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया है। यह चौथा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। इसकी राजधानी जकार्ता है। आइए देखते हैं मैप में। यह है इंडोनेशिया का मैप और इस मैप में इंडोनेशिया के सारे द्वीप समूह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच में स्थित है। इसके उत्तर में एक मलेशिया है, पूर्व में एक द्वीप इरियान जाया स्थित है, सुमात्रा इसका द्वीप है, जकार्ता ये राजधानी है ना। इसके दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। यह है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट घटना। भारत एवं इजराइल के मध्य हुआ स्वास्थ्य चिकित्सा समझौता। हाल ही में 4 नवंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में भारत एवं इजराइल के मध्य समझौता ज्ञापन किया। इसमें क्या क्या उपस्थित है, तो चिकित्सकों के आदान प्रदान, स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा उपकरण, सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि विषय इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इजराइल बहुत एक महत्वपूर्ण देश है भारत के लिए क्योंकि यह कृषि सहयोग में इसका बहुत लंबा इतिहास रहा है। देखते हैं इजराइल के बारे में स्टैटिस्टिक फैक्ट्स। इजराइल दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। इजराइल की स्थिति दक्षिण पश्चिम एशिया में है। दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह भूमध्य सागर के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान है, पूर्व में सीरिया है और जॉर्डन है, दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। इसकी राजधानी यरूशलेम है एवं इसके वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। भारत के इजराइल के साथ काफ़ी अच्छे संबंध है, इसलिए इजराइल के संबंध में क्वेश्चन जनरल एग्जाम में बनते रहते हैं। आइए देखते हैं मैप में इसकी स्थिति। इसके उत्तर पूर्व पश्चिम में है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर है ना। इसके पश्चिम में जॉर्डन, पश्चिम उत्तर में है, पूर्वोत्तर में है, पूर्व में है जॉर्डन, पूर्वोत्तर में है सीरिया है ना, उत्तर में है लेबनान, दक्षिण में है इजिप्ट मतलब दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप। इसके पूर्व में है मृत सागर, डेड सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट घटनाएं। भारत एवं ब्रिटेन के मध्य हुआ सूचना प्रौद्योगिकी समझौता। हाल ही में 4 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में भारत एवं ब्रिटेन के मध्य सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ। इससे मंजूरी दी गई और इसमें सम्मिलित विषय थे सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा आदि में तकनीकी विकास। यूनाइटेड किंगडम, चल में ब्रिटेन को ही यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है।
यूनाइटेड किंगडम के मुख्य रूप से 4 प्रशासनिक क्षेत्र है, जिसमें स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और आयरलैंड सम्मिलित है। आयरलैंड सम्मिलित है। इसके अंतर्गत ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड के समस्त द्वीप सम्मिलित है एवं इसकी राजधानी लंदन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट घटना। भारत नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव आयोजित। हाल ही में 5 नवंबर 2020 को प्रथम भारत नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव का वर्चुअल आयोजन किया गया। इसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। इसका उद्देश्य स्वच्छ प्रौद्योगिकियों एवं नवीनीकरण ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक्स और ब्लॉकचेन आधारित परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना था। अब ये नॉर्डिक बाल्टिक 8 क्या है, आइए देखते हैं। इसके अंतर्गत एस्टोनिया, डेनमार्क, फिनलैंड, लातविया, आइसलैंड, नॉर्वे, लिथुआनिया एंड स्वीडन सम्मिलित होते हैं नॉर्डिक बाल्टिक 8 में। मतलब 8 देशों का समूह है, जो कि नॉर्डिक देश, कुछ में नॉर्डिक देश सम्मिलित है, कुछ इसमें बाल्टिक देश सम्मिलित है। उन्हें नॉर्डिक बाल्टिक 8 कहा जाता है। अब ये बाल्टिक देश क्या है, तो ऐसे देश जो कि बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है, बाल्टिक देश कहलाते हैं। जैसे लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये बाल्टिक देश कहलाते हैं। नॉर्डिक देश कौन से हैं, तो इनमें ये स्कैंडिनेवियाई देश कहलाते हैं, जिनमें नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड इत्यादि सम्मिलित है। इन्हें नॉर्डिक देश भी कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट घटना। भारत इटली द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित। हाल ही में 6 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एवं इटली के ग्ल्यूसेप कॉन्टे के मध्य जो है वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य ऊर्जा, व्यापार, जहाज निर्माण और संस्कृति के क्षेत्र में 15 समझौतों को मंजूरी देना था। ज्ञात हो कि इटली के अनुरोध पर भारत ने 2022 में, मतलब 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का निर्णय लिया है। मतलब 2022 में जो G20 शिखर सम्मेलन है कहाँ आयोजित होगा, तो भारत में आयोजित होगा। नेक्स्ट देखते हैं इटली के संबंध में क्या कुछ है। इटली यूरोप महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीप मतलब जो कि 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ होता है, ऐसा स्थान प्रायद्वीप कहलाता है। तो इटली भी एक प्रायद्वीपीय देश है। भारत भी एक प्रायद्वीपीय देश है, क्योंकि इसका दक्षिण वाली भाग 3 ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसमें पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। वैज्ञानिकों ने ग्रेट बैरियर रीफ में खोजी अलग कोरल रीफ। मतलब ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी छोर में स्थित एक प्रवाल भित्ति है, बहुत लंबी भित्ति है। इसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। और इसी में वैज्ञानिकों ने एक कोरल रीफ खोजी है, जो एक नवीन प्रकार की है। देखते हैं क्या कुछ है इसमें। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों द्वारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ में अलग प्रकार की कोरल रीफ की खोज की गई है। ज्ञात हो कि इन्हें 120 वर्षों में पहली बार खोजा गया है। इस बैरियर रीफ के समीप राइन द्वीप सम्मिलित है, जिसमें ग्रीन सी टर्टल बहुतायत में निवास करते हैं। कोरल रीफ क्या है? कोरल रीफ का निर्माण प्रवाल नामक जीव के ऊपर स्थित कैल्शियम कार्बोनेट की परत के लंबे समय में संचय होने के कारण होता है। यह क्षेत्र महासागरों में कम गहराई वाले स्थानों पर उपस्थित होते हैं। यह क्षेत्र समुद्री जैव विविधता के भंडार होते हैं, जहां असंख्य संख्या में जीव निवास करते हैं। ये कोरल जो द्वीप होते हैं, ये सहजीविता, सिम्बायोसिस वाली जो रिलेशनशिप होती है ऑर्गेनिज्म के बीच में, जीवों के बीच में, उसको शो करते हैं। और ये जीवों को निवास करने के लिए एक स्थान प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण
इनका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है क्योंकि ये जैव विविधता के भंडार होते हैं। इन्हें महासागरों का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी कहा जाता है उच्च जैव विविधता के कारण। प्रवाल भित्तियों का निर्माण प्रवाल नामक जीव के ऊपर स्थित कैल्शियम कार्बोनेट की परत के परत दर परत जमा होने के कारण होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट घटना। भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता आयोजित। हाल ही में 5 नवंबर 2020 को भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की चौथी बैठक वर्चुअल रूप में आयोजित की गई। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। अब ये ओपेक क्या है? तो ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब ऐसे देशों का समूह जो कि पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ओपेक एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 15 तेल निर्यातक देश शामिल है, मतलब विश्व के 15 तेल निर्यातक देशों का समूह ओपेक कहलाता है और ये अंतर सरकारी संगठन है। इसके अंतर्गत सम्मिलित देश कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, अल्जीरिया, अंगोला, लीबिया, नाइजीरिया, भूमध्य गिनी, गैबोन, इक्वेडोर, वेनेजुएला, ये देश इसमें सम्मिलित है, इसके सदस्य देश है। इसकी स्थापना 1960 में इराक के बगदाद में की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ज्ञात हो कि ओपेक देश विश्व के कुल 43% तेल का उत्पादन करते हैं एवं विश्व के कुल पेट्रोलियम भंडार का 73% भाग इन देशों में स्थित है। नेक्स्ट घटना है भारत एवं स्पेन के मध्य हुआ खगोल विज्ञान समझौता। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि किन दो देशों के मध्य हुआ खगोल विज्ञान समझौता, या फिर भारत ने किस देश के साथ हाल ही में खगोल विज्ञान समझौता किया। आइए देखते हैं इसमें क्या है। हाल ही में 4 नवंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं स्पेन के मध्य खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आपसी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। यह समझौता स्पेन के इस इंस्टीट्यूट और भारत के खगोल भौतिकी विज्ञान संस्थान के मध्य हुआ। भारत एवं जापान के मध्य हुआ सूचना प्रौद्योगिकी समझौता। नेक्स्ट घटना है हाल ही में भारत एवं जापान के मध्य सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी आदान प्रदान के संबंध में 29 अक्टूबर 2020 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसका उद्देश्य दूरसंचार सुरक्षा, 5G मतलब 5वीं जनरेशन तकनीक, नवीनतम वायरलेस प्रौद्योगिकियों के उपयोग, आपदा राहत एवं ब्लॉकचेन श्रृंखला स्पेक्ट्रम प्रबंधन पर मदद करना है। आइए देखते हैं, जापान की चर्चा हो रही है तो जापान क्या है, जापान कैसा देश है। तो जापान प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जो चीन के दक्षिण पूर्व में स्थित है, प्रशांत महासागर में। और यह 4 द्वीपों का समूह है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, 4 द्वीप है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो 4 द्वीपों पर स्थित है, तो वो है जापान। जापानीज जो है अपने देश को निप्पन कहते हैं क्योंकि इसका तात्पर्य होता है सूर्योदय, और जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो है। आइए देखते हैं मैप में इसका विश्लेषण। ये जापान के 4 द्वीप होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु द्वीप। जो आपका टोक्यो जो है, जो जापान की राजधानी है, ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। ये हिरोशिमा है और ये नागासाकी है, जो कि ऐसे स्थान हैं जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा परमाणु बम का विस्फोट किया गया था, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त को। इसके उत्तर पश्चिम में जापान सागर स्थित है, जहां पर चीन के साथ लगातार विवाद होते रहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट घटना। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की 19वीं
SCO बैठक की अध्यक्षता। हाल ही में भारत के केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 28 अक्टूबर 2020 को 19वीं SCO विदेश व्यापार एवं आर्थिक मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। SCO अर्थात होता है संघाई सहयोग संगठन, और इसके उद्योग मंत्रियों की बैठक जो हुई उसमें भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी अध्यक्षता की। और ये बैठक कौन सी थी? 19वीं बैठक थी। यह इम्पॉर्टेंट घटना है क्योंकि इसकी अध्यक्षता भारत के ही उद्योग मंत्री ने की। आइए देखते हैं संघाई सहयोग संगठन क्या है। SCO यह एक राजनीतिक सुरक्षा समूह संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन में है। इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 2001 में 2001 में की गई थी। कौन कौन से देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी? तो तत्कालीन रूस, चीन, किर्गिस्तान गणराज्य, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और 2005 में भारत और पाकिस्तान को इसका पर्यवेक्षक देश नियुक्त किया गया था, लेकिन 2017 में इन्हें पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट बिंदु है कि भारत एवं पाकिस्तान को किस वर्ष SCO मतलब संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नियुक्त किया गया? तो वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसका सदस्य देश नियुक्त किया गया। इससे पूर्व ये दोनों देश पर्यवेक्षक देश थे जो कि 2005 में नियुक्त किए गए थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये है ओपेक देशों का मानचित्र जिसमें बेलारूस, यूक्रेन, मालदीव, जॉर्जिया, टर्की, अजरबैजान, मंगोलिया, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, ये सारे देश सम्मिलित है। इनमें जो जो देश पर्यवेक्षक हैं, जो जो सदस्य देश हैं, उनका सभी का अलग अलग कलर से, अलग अलग रंगों से चित्रण किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट घटना। राष्ट्रीय समसामयिकी में यूनेस्को ने किया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को अपनी सूची में शामिल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस घटना को ध्यान से देखिएगा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व की अपनी सूची में शामिल किया है ना। बायोस्फीयर रिजर्व, जैव आरक्षित क्षेत्र की अपनी सूची में शामिल किया है यूनेस्को ने। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ एटॉल, मालदीव के एक एटॉल को भी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत सम्मिलित किया गया है। ये जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं? तो किसी भी स्थान को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने के पूर्व वहाँ की सांस्कृतिक, जैविक विविधता, टिकाऊ पर्यावरणीय एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास, अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से उसके विकास पर ध्यान दिया जाता है। जैव आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत 3 क्षेत्र होते हैं: कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र या बफर जोन और संक्रमण क्षेत्र। अर्थात ऐसे क्षेत्र जो कि जीवों की विविधता और उसके संरक्षण के लिए स्थापित किए जाते हैं, जैव आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। और इसमें 3 क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। सबसे मध्य का क्षेत्र कोर क्षेत्र कहलाता है, इसके ऊपर स्थित क्षेत्र बफर क्षेत्र कहलाता है, और इसके ऊपर का क्षेत्र जो है संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। कोर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। बफर क्षेत्र थोड़ा सा अनुमति वाला क्षेत्र होता है, और संक्रमण क्षेत्र में अनेक गतिविधियां संचालित की जा सकती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट घटना देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे डेयरी उत्पादों का उपयोग। हाल ही में भारत एवं कनाडा के अनुसंधानकर्ताओं ने विश्लेषण के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी डेयरी उत्पादों का उपयोग करते थे। डेयरी उत्पाद अर्थात दूध एवं दूध से बने उत्पादों का निर्माण एवं उनका उपयोग। उन्होंने गुजरात के कोटदा बाल्दी नामक स्थान पर प्राप्त बर्तनों के अवशेष का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला। उन्होंने बर्तनों की खोज की, बर्तनों का विश्लेषण किया, और उन्होंने देखा कि बर्तनों में दूध एवं उससे संबंधित उत्पाद निर्मित किए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञात होगी 2020 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए यह घटना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।
क्योंकि इसे 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो आगामी परीक्षाओं में सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन बनना तय है। आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अन्य बिंदु जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ये एक उपनाम है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी के तट पर हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी कहते हैं। इसका बड़ा नगर हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसके सभ्यता होने की प्रथम सूचना चार्ल्स मेसन ने 1826 में दी थी। हड़प्पा सभ्यता की प्रथम यात्रा अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, जो कि भारत के पुरातत्वविद थे और इन्हें भारत में पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम अन्वेषण दयाराम साहनी ने 1923-24 में किया और हड़प्पा सभ्यता की घोषणा जॉन मार्शल द्वारा लंदन में 1924 में की गई थी। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। ये एडवर्टीज़मेंट है, हमारे सैम्पल नोट्स, ये लिंक दी गई है, आप इससे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं हमारे गूगल ड्राइव से। ये सैम्पल नोट्स है, इनका ये अभी हाल ही में लॉन्च की गई है हमारे द्वारा MPPSC 2020 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। मानचित्रों, चित्रों एवं नवीनतम घटनाओं का समावेश इसमें किया गया है। नवीनतम आंकड़ों से सुसज्जित है ये नोट्स, आप खरीद सकते हैं, इनके सैम्पल नोट्स देख सकते हैं और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे मेंस के नोट्स भी अवेलेबल हैं, मैडम द्वारा तैयार किए गए नोट्स हैं, इसको भी देख सकते हैं आप। आइए देखते हैं नेक्स्ट घटना, चर्चित व्यक्ति। चर्चित व्यक्ति में है मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने जो है भारत के सेना अध्यक्ष है, सेना प्रमुख है। तो हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने को नेपाली सेना द्वारा मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है और उन्हें यह सम्मान नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रदान किया। ये क्वेश्चन बन सकता है कि नेपाल के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान, ठीक है। आइए देखते हैं नेपाल के संबंध में, ये हमारे मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं। नेपाल के संबंध में देखते हैं, नेपाल क्या है, दक्षिण एशिया में स्थित एक स्थल अवरोधित देश है। इसकी जनसंख्या का 85% हिंदू धर्म का पालन करती है। तो सर्वाधिक हिंदू कहाँ निवास करते हैं प्रतिशत में, तो नेपाल में निवास करते हैं। भारतीय सेना की नेपाल के संबंध में अन्य बिंदु है कि भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के पर्वतीय जिलों में निवासरत युवाओं को भर्ती किया जाता है। आपने सुना होगा गोरखा रेजिमेंट, तो गोरखा रेजिमेंट जो है पर्वतीय क्षेत्रों में लड़ने के लिए सक्षम युवक होते हैं और यहाँ पर जो है नेपाल के पर्वतीय जिलों में निवास करने वाले व्यक्तियों को ही सम्मिलित किया जाता है, युवाओं को ही सम्मिलित किया जाता है सैनिक के रूप में। भारत एवं नेपाल के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होता है जिसका नाम सूर्यकरण है। यह बहुत सारी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट बिंदु है, ज्ञात हो कि भारत एवं नेपाल के मध्य काला पानी क्षेत्र विवाद सम्मिलित है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि काला पानी विवाद क्षेत्र किन दो देशों के मध्य है, तो भारत एवं नेपाल के बीच में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट घटना, श्री यशवर्धन के सिन्हा चर्चित व्यक्तित्व है इस वीक के। इनका क्यों चर्चित व्यक्तित्व है, आइए देखते हैं। इन्हें भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। मतलब हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है, तो श्री यशवर्धन सिन्हा को नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2 माह पूर्व सेवानिवृत्त विमल जुल्का का स्थान ग्रहण किया है। उन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है, विमल जुल्का का स्थान ग्रहण किया है। अब ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है और इनकी नियुक्ति में 3 सदस्य द्वारा गठित समिति के द्वारा जो सिफारिश की जाती है उसके आधार पर नियुक्त की जाती है और इस समिति में भारत के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता एवं एक कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। भारत के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे, तो AN तिवारी थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं रक्षा एवं युद्धाभ्यास में क्या कुछ हुआ। तो DRDO ने किया, DRDO अर्थात
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, है ना। डीआरडीओ ने किया पिनाक रॉकेट का सफल परीक्षण। 5 नवंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने पिनाक रॉकेट का के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस रॉकेट का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में किया गया। कहाँ किया गया? ओडिशा के चांदीपुर में जो एकीकृत परीक्षण रेंज है वहाँ इसका परीक्षण किया गया। और इसका विकास जो है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने किया। आइए देखते हैं पिनाका क्या है। तो पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, मतलब इसके द्वारा अनेक रॉकेट्स एक साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अनेक रॉकेट्स का समूह होता है। कुल 12 रॉकेट्स इसमें दिख रहे हैं। और इसका नामकरण जो है भगवान कृष्ण के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। तो पिनाक किसका धनुष है? तो भगवान कृष्ण का। ये एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट घटना। पिनाक रॉकेट का निर्माण डीआरडीओ द्वारा 1980 के दशक में प्रारंभ किया गया था। और डीआरडीओ क्या है? तो आइए देखते हैं। डीआरडीओ भारत के रक्षा मंत्रालय का एक अनुसंधान एवं विकास विंग है। अर्थात डीआरडीओ भारत में रक्षा से संबंधित जो उपकरण हैं, जो आधुनिक तकनीकी है, उनका विकास करता है और उनका डेवलपमेंट करता है, उनके ऊपर रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है। डीआरडीओ का गठन 1958 में भारतीय सेना के तत्कालीन पहले से चल रहे तकनीकी विकास प्रतिष्ठान, रक्षा विकास संगठन तथा के साथ साथ तकनीक विकास एवं उत्पादन निदेशालय के समामेलन से किया गया था। मतलब 3 ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर डीआरडीओ का गठन 1958 में किया गया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके वर्तमान अध्यक्ष है। आइए देखते हैं नेक्स्ट घटना। राफेल विमानों का दूसरा बैच भारत पहुंचा। हाल ही में फ्रांस से खरीदे गए राफेल विमानों का दूसरा बैच गुजरात के जामनगर एयरबेस पर पहुंचा। राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना के गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में सम्मिलित किया गया है। स्क्वाड्रन मतलब लड़ाकू विमानों का एक समूह जो कि युद्ध में आपातकाल में दुश्मनों के जहाज़ों से लड़ता है, तो उसे स्क्वाड्रन कहलाता है। और राफेल विमानों को गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में सम्मिलित किया गया है। राफेल विमानों को किस देश से खरीदा गया है? तो फ्रांस से खरीदा गया है। आइए देखते हैं। तो ये है हमारे राफेल विमान जिन्हें हाल ही में भारत ने फ्रांस से खरीदा है। राफेल क्या है? तो एक मल्टी रोल कॉम्बैक्ट फाइटर जेट प्लेन है। एक जेट प्लेन है जो कि एक मल्टी रोल कॉम्बैक्ट कर सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट बिंदु। यह किसी प्रकार के वायुसैनिक मिशन को संचालित करने में सक्षम है और इन्हें भारत ने अभी कहाँ से खरीदा है? तो फ्रांस से खरीदा है। देखते हैं नेक्स्ट घटना क्या है। बांग्लादेश एवं संयुक्त राज्य अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास। हाल ही में 4 नवंबर 2020 को बांग्लादेश एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के मध्य कैरेट 2020 युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैरेट 2020 युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ। तो बांग्लादेश एंड संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के मध्य हुआ कैरेट 2020 युद्धाभ्यास, जो कि एक नौसैनिक युद्धाभ्यास था। और इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो बंगाल की खाड़ी में किया गया। आइए देखते हैं। कैरेट अर्थात होता है कोऑपरेशन, एफ्लुएट, रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। यह युद्धाभ्यास बंगाल की खाड़ी में चटगांव के समीप आयोजित किया गया। चटगांव बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। बांग्लादेश का विवरण देखते हैं। बांग्लादेश की उत्तर, पूर्व और पश्चिमी सीमाएं भारत से मिलती है। दक्षिण पूर्वी सीमा म्यांमार से मिलती है एवं इसके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है। और भारत का त्रिपुरा राज्य 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और बांग्लादेश भारत से 3 ओर से घिरा हुआ है। बांग्लादेश का गठन 1971 में हुआ था और इसकी राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के गठन में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट बिंदु। बांग्लादेश से संबंधित। बांग्लादेश में
गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जहाँ सुंदरी नामक वृक्षों की प्रधानता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी है। मैंग्रोव मतलब क्या होता है? मतलब ऐसे वन जो कि खारे जल में उगते हैं, मैंग्रोव वन कहलाते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी कहाँ पाया जाता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा में पाया जाता है, जिसे सुंदरवन का भी डेल्टा कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट घटना, जो कि स्थान विशेष से संबंधित है। दिसंबर 2020 में होगा फेनी ब्रिज का निर्माण पूरा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घटना है। यह फेनी ब्रिज बांग्लादेश एवं भारत के मध्य आपस में जोड़ने के लिए 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी ब्रिज का निर्माण कार्य दिसंबर 2020 में पूर्ण होगा। इसका निर्माण फेनी नदी पर किया गया है, जो कि भारत के त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ता है। तो फेनी ब्रिज फेनी नदी पर निर्मित है, भारत बांग्लादेश की संयुक्त परियोजना है, और इससे भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से जुड़ेगा। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा जून 2020 में किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट घटना। आंध्र प्रदेश ने शुरू किया गो इलेक्ट्रिक अभियान। तो क्या है गो इलेक्ट्रिक अभियान, देखते हैं। हाल ही में भारत के राज्य आंध्र प्रदेश द्वारा राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन के अंतर्गत गो इलेक्ट्रिक अभियान प्रारंभ किया गया। किसके संरक्षण में? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत 400 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं, और यही था गो इलेक्ट्रिक अभियान। नेक्स्ट बिंदु है, केंद्र ने दी लोहरी स्टेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी। हाल ही में 4 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लूहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, और इसका निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? सतलज नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सतलज नदी पर कौन सी परियोजना स्थापित की जा रही है? तो लूहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट बिंदु है, भारत की प्रथम सौर ऊर्जा तलित ट्रेन केरल में संचालित। केरल में के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन का शुभारंभ किया 2 नवंबर 2020 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्घाटन केरल के वैली टूरिस्ट विलेज में किया गया। एक टूरिस्ट विलेज है वैली, वहाँ पर भारत की प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बिंदु है, छत्तीसगढ़ में चावल वितरण योजना प्रारंभ। हाल ही में 1 नवंबर 2020 को राज्य के गठन के दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना लॉन्च की है। फोर्टिफाइड चावल जो है कुपोषण और एनीमिया को कम करने में सहायक होता है, इस उद्देश्य से यह योजना लॉन्च की गई है। फोर्टिफाइड चावल में विटामिन B12, आयरन, फॉलिक एसिड का मिश्रण होता है, जो कि कुपोषण एवं एनीमिया से लड़ने में सहायक होता है। आइए देखते हैं लास्ट वीक के जो करंट अफेयर्स हैं उनकी फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक से। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।